साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में और ख़ास बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मेरी उपस्थिति नगरा डक बंगले में है। और ये नगरा डक बंगला है, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कि मंत्री का आना होता है, आए दिन सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, तमाम बड़े लोग भी यहाँ आते हैं और रुकते हैं। आज आने का मकसद था कि कहीं ना कहीं जो आप वीडियो के माध्यम में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रही है मेरे चैनल पर, बछईपुर का जिस तरह का कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नोटिस भेजकर और बुलडोजर चलाया गया चौहान बस्ती में, यानी 6 चौहान लोगों का, परिवारों का घर जो कि धराशायी हो गया है। उसी पहलू पर मैं बात करूंगा। एक समाजसेवी हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी के नेता हैं, उनसे मेरी बातें हुई है और थोड़ा सा मैं विस्तार रूप से जानना चाहूँगा कि इस विषय पे क्या होना चाहिए। सरकार नोटिस भिजवा दे रही है, लेकिन जो तिनका बटोर कर गरीब परिवार 2 रूम 4 रूम जैसे भी खड़ा कर पा रहा है, लेकिन जैसे नोटिस आता है भाई एक्शन तो एक्शन होता है। सरकार की मैं निंदा नहीं करूँगा, ना उस पर मैं खड़ी पाई लगा सकता हूँ, कोर्ट का आर्डर है, लेकिन इस पर क्या होना चाहिए। नेताजी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग भी राजनीतिक में सक्रिय रहते हैं और काफ़ी उम्र के हिसाब से जानते भी होंगे। इस वक्त जो जिस तरह नोटिस सरकार भेज दे रही है, प्रधान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गांव की जनता भी कुछ नहीं कर पा रही है और बुलडोजर लग जा रहा है, प्रशासन की देखरेख में वो किया जा रहा है। हालांकि वो कानून है, देखा जाए तो उसका पालन भी होना चाहिए, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए। अभी आपके बगल में देखा गया कि कहीं ना कहीं बछईपुर का घटना है कि 6 घरों पर चौहान बस्ती में बुलडोजर चल गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय जो हमारे देश की ज़मीनें थी उससे कंडीशन कुछ और था। 1947 के बाद यानी 1950 के बाद हमारा देश इस भू राजस्व समिति गठन किया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों ने ज़मीन बंटवारे को लेकर कई गांवों में जाकर अपना अधिकारी चुन कर अधिकारी जाकर अपना गांव पे जो है कुछ लोग सिकमी लगवाए, कुछ लोग लगान लिए, कुछ लोग जो है वो कहना है मालियत लगवाए। चकबंदी के दौरान मालियत लगाकर ज़मीन बांटी गई। देखिए, उस समय लोग हमारा अशिक्षित थे, उस समय ज़मीन के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि ये ज़मीन कैसी है। ये राजस्व भू जब तैयार हुआ तो इन्होंने जब चकबंदी के द्वारा निकाला गया ज़मीन, इसमें ज़मीन का बंटवारा किया गया, पूरा जो है सार्वजनिक बंटवारा किया गया, जो जहाँ कहीं शमशान दिया गया, कहीं खलिहान दिया गया, कहीं खड़गड्ढा दिया गया। जिस तरह से जो लोगों की आवश्यकता थी उस समय वो किया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, उन लोगों को ज़मीन नहीं मिला था, तो कुछ संपन्न लोग ले जाकर बसा दिए थे। तो बसने के बजाय वो शिक्षित तो जानते नहीं थे कि खलिहान कौन है और खड़गड्ढा कौन है, डी की ज़मीन कौन सी है, नई प्रति कौन सी है। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं। अब आज ये कंडीशन इसलिए आप बोल रहे हैं कि आज कंडीशन इसलिए पैदा हुआ है कि जो गांव में कुछ लोग हैं, कुछ लोग गांव में हैं जो सफ़ेद कुर्ता पहन के तहसील पर और थाने पे जाते हैं तो समझते हैं हम नेता हो गए हैं। वो धन उगाही के लिए किसी न किसी को पीड़ित करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या करते हैं पता है, आवेदन करते हैं या शिकायत करते हैं, शिकायत दे देते हैं और वो अधिकारी क्या करता है कि अपना कार्रवाई करने लगता है। बाकी जो अशिक्षित लोग क्या जानते थे कि डी की क्या ज़मीन, आज भी पूछा जाए जो एप्लीकेशन करते हैं कि डी की ज़मीन क्यों बनाई गई, हाँ डी की ज़मीन क्यों बनाई गई, नई प्रतीक क्यों बनाई गई। ये तो आम बात है कि शमशान को भाई मुर्दा घाट बनाया गया, जो है लोग मरेंगे तो कहाँ फुकाएंगे, आने वाला समय में देखकर लोग बनाए। जो भी हुआ इस समय जो हो रहा है वो धन उगाही का काम हो रहा है। कोई वोट के लिए कर रहा है, कोई धन उगाही के लिए कर रहा है, कोई दुश्मनी के लिए कर रहा है। सवाल है सर, देखा जा रहा है कि अच्छे मकाने भी लोग तिनका बटोर। देखिए, एक मुद्दा चल रहा है हर गाँव में। एक गांव के नेता लोग जा रहे हैं और तहसील में 41-45 निकलवा रहे हैं। 41-45 का मतलब क्या होता है कि चकबंदी से पहले इस ज़मीन की कंडीशन क्या थी। हम कह रहे हैं ना 1947 के पहले निकालो ना, 10,000 से पहले, 10,000 से पहले निकालो कि ज़मीन की कंडीशन क्या थी। बिल्कुल, जो हम लोग जो निम्न वर्ग शिक्षित नहीं था, जो जहाँ जैसे बस गया वैसे रह रहा है। अब उन लोगों को ये है कि भाई ये तो बस गया है, आगे बढ़ रहा है ऐसे। तो ये लोग जो गांव में क्या बताया जाए, उनका नाम क्या दिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि गांव वाले उनको क्या कर दे, बहिष्कार कर दे समाज से। किसी का घर गिराना, हम कह रहे हैं ना, जो अधिकारी खारिज कर रहा है, एक्स ऑर्डर कर रहा है, एक्स ऑर्डर में जानते हैं ना, एक पक्षी ऑर्डर कर रहा है, उसके पिताजी से पूछा जाए कि वो ईंट कैसे रखता है, उसके पिताजी उसको घर ईंट कैसे बनाए हैं। एक ईंट रखने में हालत ख़राब हो जाती है और घर ढहाया जा रहा है।
ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, सरकार को किस तरह की पहल करनी चाहिए? सरकार को पूर्ण रूप से मैं कह रहा हूँ, सरकार को निवेदन भी कर रहा हूँ कि किसी के घर गिराने से पहले उसको जो है जगह दे दिया जाए, उसको वो ज़मीन के, वो आसमान के नीचे खाना ना खाए, वो आसमान के नीचे सोए ना, वो आसमान के नीचे खाना ना बनाए, अपने परिवार लेकर आसमान के नीचे ना रहे। मैं ये आज गुजारिश कर रहा हूँ सरकार से कि मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि पहले ये कंडीशन में कॉलोनी बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, दावा की बात नहीं है। मैं 1985 से पहले कोर्ट कई ऑर्डर दिया है कि इस तरीके के लोगों को हटाने से पहले उसको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित देगी, लेकिन सभी कोर्ट के आदेशों को क्या किया, ठंडे बक्से में फेंक कर और बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। आप समझिए, अधिकारी क्या कर रहा है? कोई अधिकारी नहीं चाहता है कि हम किसी का घर गिराए, लेकिन अधिकारी ये जो हमारे गांव में घुमंतुन लोग हैं, जो गांव में विवाद पैदा कर रहे हैं, बहन भाई भाई से लड़ा रहे हैं, किसी का घर फोड़ रहे हैं, घर तोड़, ये चीज़ें हैं। अब इस कंडीशन में जो चौहान बस्ती में कहीं ना कहीं धराशायी जो घर हो चुके हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार मुआवजा देगी उनको? देना चाहिए। किसी का भी क्षति हो, सार्वजनिक क्षति हो, पारिवारिक क्षति हो, तो सरकार के फंडे में चाहे वो क्षतिपूर्ति रहती है, मुआवजा उसको देना चाहिए और उसको पूरी तरह से छत देना चाहिए ताकि वो आसमान के नीचे खाए पिए सोए ना। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सियाराम जी है, मैं पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 32 बसपा। बड़ा चर्चा है लखनऊ को लेकर, बहन जी की रैली को लेकर। रैली की किस प्रकार तैयारियां चल रही है और क्या रैली से कितना कम बैक बहन जी लौटेंगी, कितना 27 में फ़ायदा मिलेगा? 2007 जैसे 27 में फ़ायदा मिलेगा। 2007 में जिस तरह कोई आंकड़ा नहीं लगा पाया था, सरकार बनी थी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की 2027 में 2007 के तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके चंद्रशेखर आज़ाद वो भी रैली करने जा रहे हैं। कितना इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं, जीरो। कुछ नहीं, जीरो? अरे सांसद हैं, बड़ा जलवा है। कुछ नहीं, जीरो। जब बिहार की बात करें तो बिहार में किस तरह आपकी पार्टी तैयारी कर रही है? बहुत अच्छे से, घर घर जाकर कैडर चल रहा है, वहाँ पे कैडर से काम हो रहा है बिहार में। जेडीयू वाले, आरजेडी वाले पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं। ज़्यादा प्रभावित, आरजेडी बसपा से ज़्यादा प्रभावित हो गई है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी किसी तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुजन समाज पार्टी के बिना वहाँ दूसरा कोई सरकार नहीं बनेगा। एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, निषाद समाज के जो मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री और ओपी राजभर, यानी पियर का चाचा भी लोग कहते हैं, बड़ी तेज़ी से गुणगान कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती और कांसीराम के मार्गदर्शक को। क्या लग रहा है कि 27 में एक साथ रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश जी रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीति अच्छी है और उनको मानसिकता मेल हो रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रहे हैं। आप जान भी रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में हमारी सुरक्षित जगह है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या करेंगे? जनता बड़ा परेशान नज़र आ रही है महंगाई को लेकर, चाहे पेट्रोल हो या फिर खाने वाली चीज़ें हो। हालांकि गवर्नमेंट दावा कर रही है कि ये GST, ये ITR तमाम सस्ता चीज़ें की जाएगी, लेकिन इस तरह कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। 2017 में भारत सरकार GST लाई थी। जो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगा उस पर ये लोग बिना रिसर्च का, बिना विद्वान का ये लोग GST लागू कर दिए, जिससे देश पर गरीब लोग कहरने लगे, कराह रहे। आज जो महंगाई है इससे काफ़ी लोग पीड़ित हैं। अच्छा, कई जगह देखा जा रहा है कि पूर्वांचल